जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के विजय की 49वीं वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में मनाई गई। तो ये आपकी मनाई गई है 16 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप सभी को ये पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश का विभाजन भी हुआ था। तो दो देश बने थे, एक तो था पाकिस्तान और दूसरा था हमारा प्यारा भारत। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बना था। एक था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि जो वर्तमान पाकिस्तान है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम लोग वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश के साथ में, यानी कि उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था और उसी के कारण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और भारत ने इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान की सहायता की थी। तो 3 दिसंबर 1971 को हमारे देश भारत और पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और मात्र 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान की जो सेना है वह हार गई थी। और उस समय पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख थे, जिनका नाम था ए खान नियाजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं ए खान नियाजी। इन्होंने पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों के साथ में समर्पण कर दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था और इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग 16 दिसंबर के दिन भारत की इस विजय को याद करते हुए या फिर जिन जवानों ने हमारे देश की तरफ से इसमें शहादत दी थी उनके बलिदान को याद करते हुए विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अभी हाल ही में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ, इसमें हमारा देश रहा है 131वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि उस रिपोर्ट से 3 से 4 बिंदुओं के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि वह जो पार्टिकुलर रिपोर्ट है उसमें हमारे देश का स्थान क्या है। तो 131वां भारत का स्थान है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि किस संगठन के द्वारा उस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 189 देशों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब अपने देश भारत की बात करते हैं तो 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय हमारा देश 129वें स्थान पे था। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है उसमें 2 स्थानों की गिरावट इस रिपोर्ट में देखने को मिली है। शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं तो नॉर्वे यहाँ पर पहले स्थान पे रहा, आयरलैंड रहा है दूसरे स्थान पे और स्विट्जरलैंड इस सूची में रहा है तीसरे स्थान पर। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब जो चौथा इसमें पॉइंट होता है कि जो ये रिपोर्ट जारी हुई है उसमें किन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन इस बार एक चौथी चीज़ भी जोड़ दी गई है। तो 3 चीज़ें कौन थी? पहले वाली एक तो थी आपकी जीवन प्रत्याशा, जिसे हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरी है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। और फिर है पर कैपिटा इनकम, जिसे हम लोग पर कैपिटा आय के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट पहले थे। अब इसमें एक जो चौथा जोड़ा गया है प्लानेटरी प्रेशर, यानी कि उस पार्टिकुलर कंट्री के द्वारा जो कार्बन डाई इमिशन है उसके क्षेत्र में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उसके आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारा देश 131वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसकी जो आधारशिला है वह पीएम के द्वारा गुजरात राज्य में रखी गई, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी वह गुजरात के दौरे पर थे और उसी दौरान उन्होंने कच्छ में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी, डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी
और फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट की भी आधारशिला रखी गई। तो ये 3 आधारशिलाएं रखी गई हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यह जो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, तो इसमें आपको एक टर्म देखने को मिल रहा होगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा ये नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा यह किसी एक माध्यम पर आधारित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा जनरेट की जाएगी उसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के साथ साथ विंड एनर्जी की भी मदद ली जाएगी, यानी कि इन दोनों तरीकों से नवीकरणीय ऊर्जा जनरेट की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि 30 गीगावाट यानी कि 30,000 मेगावाट इस पार्क की क्षमता होगी। 1.5 लाख करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा और ये कच्छ जिले में 72,600 हेक्टेयर में बनेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर भारत सरकार का लक्ष्य है कि जब अगले 5 वर्षों में ये पार्क बन करके तैयार हो जाएगा उससे हम लोग अपने देश में 5 करोड़ टन कार्बन डाई के उत्सर्जन में कमी लाएंगे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि भारत में अभी कौन कौन से पार्क हैं, तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा पार्क है उसका नाम है भादला सोलर पार्क। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो राजस्थान में है जोधपुर जिला और यहीं पर है भादला गांव, जहां पर वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क मिलेगा। नाम इसका है भादला सोलर पार्क और इसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। कितनी है, 2245 मेगावाट। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपको कर्नाटक के टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। इसका नाम है पाओगादा सोलर पार्क और इसकी अगर हम लोग क्षमता की बात करते हैं तो ये आपकी है 250 मेगावाट की। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप एक नाम भी ध्यान रख सकते हैं जो कि है गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल का। इनके पास में एक रिकॉर्ड है कि ये वर्तमान में हमारे देश के किसी भी राज्य के लगातार सबसे अधिक समय तक मंत्री रहे हैं। तो पिछले 17 वर्षों से ये गुजरात राज्य के मंत्री रहे हैं। तो ये हमने पार्कों के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इस पार्क की विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 49,600 हेक्टेयर में ये जो पार्क होगा, यानी कि जो पूरा हिस्सा है उसमें से 49,600 हेक्टेयर का जो भूमि होगी इसमें सनलाइट यानी कि सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा दोनों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि जो इसका दूसरा सेक्शन होगा 23,000 हेक्टेयर का, इसमें मुख्य रूप से विंड एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वैसे एक जरूरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम अपने देश में 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और इसे बढ़ा करके 2030 तक हम लोग 450 गीगावाट तक ले जाएंगे। तो ये भारत सरकार का टारगेट है। अब आगे हम लोगों ने बात की थी डीसैलिनेशन प्लांट की, जो कि कच्छ के मांडवी में खोला गया है। अब यहाँ पर जो आपका खारा पानी होता है उसको स्वच्छ करके पीने लायक पानी में बनाया जाएगा। तो ये जो प्लांट है इसकी क्षमता होगी 10 करोड़ लीटर पर डे, यानी कि 10 करोड़ लीटर खारे पानी को यह प्रतिदिन स्वच्छ जल में कन्वर्ट करेगा। फिर हमने बात की थी ऑटोमेटिक प्लांट एट मिल्क प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमारे दूध का प्रसंस्करण होता है उसके लिए एक प्लांट। तो ये जो प्लांट है यह प्रतिदिन 2 लाख लीटर मिल्क को प्रोसेस करेगा। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे काम अभी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने गुजरात दौरे के दौरान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में भारत के नए चार्ज डी अफेयर्स के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो कई जगह आपने इसे राजदूत पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सुरेश कुमार को भारत के नए चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आइए ये समझते हैं कि चार्ज डी अफेयर्स क्या होता है। आपने उच्चायुक्त सुना होगा, आपने राजदूत सुना होगा, लेकिन ये टर्म संभवतः आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो अगर किसी देश में जो हमारा राजदूत या फिर उच्चायुक्त अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है उसे हम लोग चार्ज डी अफेयर्स के रूप में जानते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि जो हमारे पाकिस्तान में उच्चायुक्त थे वह कहाँ पर हैं। तो पिछले साल अगर आपको याद हो तो जो हमारे अजय बिसारिया साहब हैं वह पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से
आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद में पाकिस्तान ने अजय बिसरिया साहब को वापस भेज दिया था भारत। तो तभी से यहाँ पर जो उच्चायुक्त का पद है वह वैकेंट था और उस स्थान पे गौरव आहलूवालिया जी चार्ज डी अफेयर्स के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अब इनके स्थान पर सुरेश कुमार जी की नियुक्ति हुई है। तो बस केवल नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी कार्य ये वही करते हैं जो हमारा उच्चायुक्त या फिर राजदूत उस पार्टिकुलर कंट्री में करता है। गौरव आहलूवालिया की बात करते हैं तो अब इनको अल्जीरिया में भारत ने अपना नया राजदूत बना दिया है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी आपको इस्लामाबाद में मिलेगी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और मुद्रा यहाँ का है रुपया। तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किस देश को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की सूची से बाहर किया गया है? तो यहाँ पर बाहर किया गया है अफ्रीका महाद्वीप के देश सूडान को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले ये समझिए कि स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म नाम की सूची होती क्या है। तो अमेरिका का जिन देशों से विवाद होता है या फिर अमेरिका पर किसी भी प्रकार से जिन देशों के सैनिकों के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा हमला किया जाता है, उनको अमेरिका स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की सूची में डाल देता है। तो बात है 1958 की। तो सूडान के कुछ ग्रुप थे जिनके द्वारा अमेरिका की जो एम्बेसी थी तंजानिया में और केन्या में, इनके ऊपर हमला किया गया था और उसी के बाद अमेरिका के द्वारा सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की सूची में डाल दिया गया था। तो अब यहाँ पर सूडान के साथ में एक समझौता हुआ, जिस समझौते के दौरान कुछ राशि है जिसे पे करना होगा सूडान को और उसके बाद में यह पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की सूची से बाहर आ जाएगा। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान में अमेरिका ने 3 देशों को इस सूची में रखा हुआ है। कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तर कोरिया, जिसे हम लोग नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, फिर है ईरान और तीसरा है सीरिया। तो कुल मिलाकर के 3 देश बचे हुए हैं और सूडान को अभी अमेरिका ने इससे बाहर किया है। सूडान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। राजधानी आपको मिलेगी खार्तूम में, पीएम यहाँ के हैं अब्दुल्ला हमडोक और मुद्रा यहाँ की है सूडानिन पाउंड। लोकेशन आप देख सकते हैं। तो ये पूरा हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर आपको मिलेगा सूडान। सूडान की बात करते हैं तो यह रेड सी के साथ में अपनी सीमा साझा ही करता है। इसके अलावा इरिट्रिया के साथ में सीमा है, इथियोपिया के साथ में सीमा है, साउथ सूडान के साथ में सीमा है, फिर यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसके साथ में भी सीमा है, चाड के साथ में इसकी सीमा है, लीबिया के साथ में सीमा है और इजिप्ट के साथ में सीमा है। तो कई सारे देश हैं जिनके साथ में सूडान अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए कमेंट में ये बता दीजिएगा कि साउथ सूडान नाम का जो देश है यह सूडान से कब अलग हुआ था, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने YSR मुफ्त फसल बीमा योजना को लॉन्च किया? तो ये जो मुफ्त फसल बीमा योजना है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी साहब, तो इन्होंने अभी 1252 करोड़ रुपए की राशि के साथ में 2019 में जो खरीफ की फसल थी उसके लिए मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो कुल मिलाकर के जो भी यहाँ पर किसान हैं उनके खाते में डायरेक्टली इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इससे राज्य के लगभग 10 लाख किसानों को फायदा हुआ है। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि YSR मुफ्त फसल बीमा योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की अमरावती है। हालांकि 3 राजधानियाँ प्रस्तावित की जा चुकी हैं। राज्यपाल हैं BB हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं JK माहेश्वरी और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा अमरावती में। राष्ट्रीय पार्क आप जरूर याद रखेंगे तो पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है तिरुपति बालाजी, ये भी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर एक ही है जिसका नाम है रायला एलिफेंट रिजर्व। टाइगर रिजर्व भी एक है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व। अब कुछ आइए अन्य करंट अफेयर्स आंध्र प्रदेश से जो संबंधित रहे हैं अभी हाल ही में उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आकाश मिसाइल और रूस द्वारा निर्मित इग्ला मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भू सर्वेक्षण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक समझौता किया है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक जो अभी जारी किया गया था उसमें बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर केरल था, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था और उसमें तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा था।
मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो हुआ है अभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बीच में, उसका जो पहला चरण था वह भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा अभ्यम ऐप को लॉन्च किया गया है। अभी इनके द्वारा जगनन्ना थोडू स्कीम को लॉन्च किया गया है। वाईएसआर जल कल योजना को लॉन्च किया गया है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये पहले स्थान पर रहा था। वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस नाम की योजना लॉन्च की गई और ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा भी जा चुका है। दक्षिण भारत की जो पहली रेल है वह भी चली है आंध्र प्रदेश से और वाईएसआर आसरा नाम की जो योजना है यह भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर किसी भी स्कीम के साथ में वाईएसआर नाम का शब्द जुड़ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि यह है आंध्र प्रदेश की, या फिर वाईएसआर के अलावा जगनन्ना अगर किसी स्कीम में जुड़ा हुआ शब्द मिलता है तो भी आपको समझ जाना है कि यह जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी ने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन पीटेक के लिए किस राज्य से साझेदारी किया है? तो इन्होंने साझेदारी की है तेलंगाना राज्य की सरकार के साथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब IBM कंपनी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका की एक कंपनी है और इन्हीं का एक प्लेटफॉर्म है ओपन पीटेक। तो इसी के लिए अभी तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज ने एक समझौता किया है IBM कंपनी के साथ में। अब IBM कंपनी इसके बदले देगी क्या? तो इसके बदले IBM कंपनी के द्वारा जो भी हमारी उभरती हुई प्रौद्योगिकी है उनके ऊपर फ्री डिग्री दी जाएगी और पॉलीटेक्निक का कोर्स कराया जाएगा छात्रों को। तो कुल मिलाकर के एक वर्ष के भीतर 30,000 छात्रों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में है। IBM कंपनी तो इसका मुख्यालय आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिलेगा और भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा इसी वर्ष इसके CEO भी बने हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने भूमध्य सागर में US मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ 3 मल्टी रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण अभी किया है इजराइल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ये 3 मिसाइल हैं कौन कौन सी? एक का नाम है एरो। क्या नाम है? एरो नाम की मिसाइल है। दूसरी है डेविड स्लिंग और तीसरी है आयरन डोम। तो इन 3 मिसाइल का अभी परीक्षण इजराइल के द्वारा भूमध्य सागर में किया गया है। इजराइल देश के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी पड़ोसी देश हैं इजराइल के वह सारे इजराइल के हैं दुश्मन, और इसी के कारण इजराइल ने अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना रखा है। यानी कि अगर आप इजराइल के किसी भी हिस्से में मिसाइल से हमला करना चाहें तो वह मिसाइल आप इजराइल में कभी भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सुरक्षा प्रणाली है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसी क्रम में अभी यहाँ पर इन 3 मिसाइलों का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है और इसमें मदद की है US मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग इन मिसाइलों की बात करते हैं तो इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इन्होंने और अमेरिका की है रेथॉन, इन कंपनियों के द्वारा मिलकर के निर्माण किया गया है। इजराइल देश की बात करें तो राजधानी आपको तेल अवीव में मिल जाएगी। हालांकि अधिकतर देशों के द्वारा जेरूसलेम भी इसकी कैपिटल मानी जाती है और जेरूसलेम फिलिस्तीन की भी कैपिटल मानी जाती है। मुद्रा यहाँ की है सेकेल और PM कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी पार्टी है लिक्विड, वे यहाँ वर्तमान में PM है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डॉक पे ऐप को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे कानून और न्याय मंत्री, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हमारे यहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा दिल्ली में मेघदूत अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में जो हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और उसी दौरान इन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डॉक पे नाम की ऐप को लॉन्च किया है। तो डॉक पे नाम का जो ऐप है यह मुख्य रूप से भुगतान वाली सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि लेन देन की सुविधा आपको इसके ऊपर मिलेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में और इसके MD और CEO हैं J वेंकट रमू। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में फिक्की के
93वें वार्षिक सामान्य सभा का उद्घाटन किसने किया? तो इसकी जो सामान्य सभा है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि फिक्की का अभी जो 93वां एनुअल जनरल मीटिंग है इसका आयोजन किया गया और इसमें हमारे पीएम शामिल हुए थे, यानी कि वर्चुअली इन्होंने इसको संबोधित किया है। और पीएम के द्वारा यहाँ पर फिक्की का जो एनुअल एक्सपो होता है, यानी कि जो फिक्की का प्रदर्शनी होती है उसका भी उद्घाटन किया गया। थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो थीम आप ध्यान रखेंगे कि इंस्पायर्ड इंडिया इसकी थीम रही है। फिक्की की बात करें तो इसके बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और नए अध्यक्ष अभी इसके चुने गए हैं उदय शंकर। किसके स्थान पे? संगीता रेड्डी के स्थान पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 5 अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि ICGS सुजीत नाम का जो हमारा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उसे कल के दिन लॉन्च किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो ICG का 5वां और आखिरी OPV था जिसका नाम ICGS सक्षम, इसको भी गोवा में लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कुल मिलाकर के हमारे तटरक्षक बलों के लिए 5 अपतटीय गश्ती पोत का निर्माण किया गया है। और इनमें से कल मैंने आपको सचेत के बारे में बता ही दिया, सुजीत के बारे में बताया ही था। सक्षम को आज लॉन्च किया गया है। बाकी जो अन्य बच्चे हैं उनमें से आप देख सकते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो ICGS सचेत है, ICGS सुजीत है, ICGS सजग है, ICGS सार्थक है और ICGS सक्षम है। ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। जैसे आपका INS होता है यानी कि इंडियन नेवल शिप, उसी प्रकार से होता है ICGS। तो जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि जहां पर भारत का अधिकार है समुद्री क्षेत्र में, उनकी निगरानी के लिए या फिर जो इलीगल ट्रैफिकिंग जैसी घटनाएं होती हैं उन सभी पर रोक लगाने के लिए इनका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तो हमारे जो महानिदेशक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनकी पत्नी हैं जयंती नटराजन, उनके द्वारा अभी आखिरी शिप ICGS सक्षम को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित रोडम नरसिम्हा जी जिनका अभी निधन हुआ वह प्रसिद्ध कौन थे? तो ये प्रसिद्ध हमारे एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये याद रखेंगे कि इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ था और इन्होंने CSIR की जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है उसके निदेशक के रूप में भी कार्य किया हुआ था। और फ्लड मैकेनिक्स में योगदान के लिए, जो कि फिजिक्स का एक सेक्शन होता है, इसके लिए इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे रोडम नरसिम्हा जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। आइए चलते चलते कुछ अन्य जरूरी चीज़ें भी जान लेते हैं। अभी हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला जी, इनके द्वारा 13 दिसंबर को जो संसद पर हमला हुआ था उसकी 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर द शौर्य अनबाउंड यानी कि समुंदर समावे बुध में क्या नाम है? समुंदर समावे बुध में, ये इसका हिंदी संस्करण है, ये इंग्लिश बुक है। तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो याद रखिएगा द शौर्य अनबाउंड या फिर हिंदी वर्जन है समुंदर समावे बुध में, इसको लॉन्च किया गया है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। RBI के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के MD के रूप में कोटक महिंद्रा के पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। तो ध्यान रखिएगा कोटक महिंद्रा एक बार फिर से MD बना दिए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। सैमसंग कंपनी के द्वारा अभी ये घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोबाइल डिस्प्ले यूनिट की स्थापना इनके द्वारा की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे और नीचे कमेंट में जरा बता दीजिएगा कि सैमसंग किस देश की कंपनी है। और पाकिस्तान और चीन की जो वायुसेना है इनके बीच में अभी शाहीन नाम का युद्धाभ्यास समाप्त हुआ है और ये इसका 9वां संस्करण था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस स्पेस एजेंसी के सोफिया ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की? तो इसकी खोज की गई है यहाँ पर नासा के सोफिया के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
और नासा और इसरो के जो भी मिशन हैं उनके ऊपर कल मैंने वीडियो एवी भैया वाले चैनल पर बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें मैंने लगभग 45 प्रश्नों को डिस्कस किया है जो कि नासा और इसरो से इस वर्ष संबंधित रहे हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वर्ष 2021 में जो 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।